देखिए आज का ये जो सेशन है, इस सेशन में हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ये पहला सेशन है जो मैं पढ़ाई के अलावा कुछ पहली बार कुछ सेशन बना रहा हूँ। ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 10th से 11th की तरफ मूव हो रहे हैं। इवन मैं आपको वो स्टूडेंट्स को भी यही बोलना चाहूँगा जो 11th से 12th की तरफ मूव हो रहे हैं। अगर आपका डिसीजन है कि यार आपको जेई करना है, तो अभी भी आप लेट नहीं हुए हैं। बस आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर इसको देखेंगे और इसको फॉलो करेंगे, मैं डेफिनेटली बोलता हूँ आप अभी भी आईआईटी जेईई क्रैक कर सकते हो, अच्छे से क्रैक कर सकते हो। अगर एडवांस में कहीं कमी रह गई, लेकिन अगर आपने मेंस को भी अच्छे से क्रैक कर दिया, तो आप एक अच्छे एनआईटी कॉलेज के साथ जा सकते हो जो स्टूडेंट्स 11 से 12th की तरफ मूव हो रहे हैं। लेकिन जो 10 से 11 की तरफ मूव हो रहे हैं, मैं उन लोगों को ये चीज़ बोलूँगा, अगर आज आप सिलेबस सीख लेंगे कि सिलेबस होता क्या है आईआईटी का, प्लानिंग सीख लेंगे, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से चैप्टर करना ही पड़ेगा, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट मेंस के लिए है, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट एडवांस के लिए है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये सेशन को आप आखिर तक देखिए, बिकॉज इस सेशन में मैं सिलेबस के साथ साथ बुक्स डिस्कस करूंगा, आईआईटी की एग्जाम, अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम और बोर्ड्स की एग्जाम में क्या डिफरेंस होता है, कैसे बोर्ड्स में बढ़ना है, बोर्ड्स की टेक्निक क्या होती है, मेंस की टेक्निक क्या होती है, सीटी अगर आप कर रहे हो उसकी टेक्निक क्या है। इवन और भी अगर आपको इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी स्टेट में हो, आप किसी भी सिटीज़ में हो, अगर आप ये वीडियो देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक देखते हुए चलिए। देखिए सबसे पहले सिलेबस पे आते हैं। सबसे पहले होता क्या है कि कई लोगों को सिलेबस ही नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को। मैं बहुत लोगों को, मतलब सभी लोगों से ये बोलूँगा, आप गूगल पर जाइए, एनटीए की साइट पर जाइए, आपको वहाँ पे जेई मेंस का सिलेबस मिलेगा, एडवांस का भी सिलेबस मिलेगा। बहुत से लोगों को अभी तक के सिलेबस कंफ्यूज्ड है कि मेंस का सिलेबस बहुत ईजी होता है और एडवांस का सिलेबस टफ होता है। ऐसा नहीं है, दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। इवन मैं तो ये बोलना चाहूँगा, बोलना क्या है, ये सबको पता है कि एडवांस का जो सिलेबस है वो थोड़ा कम है एज कंपेयर टू मेंस। मेंस में ज़्यादा चैप्टर है, एडवांस में कम चैप्टर है। अब एडवांस की एग्जाम टफ क्यों होती है? बिकॉज उसमें क्या करते हैं कि जो लेवल ऑफ डिफिकल्टीज है वो और हाई कर देते हैं, चैप्टर को वो कम कर देते हैं और 2 से 3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को मिला करके वो एक एक क्वेश्चन इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन सिलेबस की तरफ। देखिए सबसे पहले हम जैसे पढ़ाते हैं, या मतलब मैं जैसे पढ़ाता हूँ और हमारा एक वे ऑफ टीचिंग है और एक वे ऑफ पैटर्न है, उस पैटर्न को मैं फॉलो करता हूँ। और मैंने ये वे ऑफ पैटर्न ऐसा क्यों बनाया, इसका भी रीजन मैं आपको साथ में देते हुए चलूंगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम जब स्टार्ट करते हैं आईआईटी का बैच, तो उसमें मैं सबसे पहले बेसिक मैथ्स कॉन्सेप्ट पूरी पढ़ाता हूँ। ठीक है, बेसिक मैथ्स कॉन्सेप्ट ये इसलिए पढ़ाते हैं बिकॉज जब हम आगे चैप्टर में जाते हैं तो हमको बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ से हेल्प करती है। इसलिए हम जो बेसिक कोर्स है मैथ्स का, पहले हम इसमें पढ़ते हैं। इसमें हम बेसिकली 4 जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनकी कॉन्सेप्ट्स, उनके फॉर्मूले अच्छे से देख लेते हैं और उनकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। दैट इज लॉग। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लॉगरिथम, अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक प्लस सेट्स। हम इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है मैथ्स के लिए, जो हमको आगे के चैप्टर्स में हेल्प करने वाली है, उसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले फिर हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा सेक्शन। अलजेब्रा सेक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये मैं सबसे पहले पढ़ते हैं बिकॉज आप कोई भी एग्जाम देख लो जेई की, आप गूगल पे सर्च कर लो, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से बिल्कुल क्वेश्चन फिक्स आता है, मतलब आता ही है एग्जाम में। जेई मेंस की बात बता रहा हूं, अभी मैं पहले मेंस की बात करूंगा, उसके बाद मैं एडवांस पे आऊंगा। पहले मैं मेंस डिस्कस कर रहा हूं कि मेंस का पेपर पैटर्न भी क्या होता है, वो भी बताऊंगा एंड में, एंड उसके बाद कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो हमको करने चाहिए। पहले मैं 10 से जो 11 मूव हो रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं। उसके बाद जो 11 से 12th मूव हो रहे हैं, अब उनके पास क्योंकि 1 साल रह गया है, तो उनको क्या करना चाहिए और कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे ट्रिक से पढ़ाई करनी है, प्लानिंग से पढ़ाई करनी है, उसके भी बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इस चैप्टर को आप डेफिनेटली पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं सबसे पहले यही पढ़ाता हूँ। और इवन ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है, ये मैंने टोटली जो सिलेबस बोर्ड पे लिखा है, मैं इसी पैटर्न से चलता हूँ बिकॉज कोई भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए नहीं। सो नाउ सबसे पहले हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लेते हैं, फिर लेते हैं हम बाइनोमियल थ्योरम, नेक्स्ट लेते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर,
देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन डिटर्मिनेंट, देन मैट्रिक्स एंड देन सीक्वेंस एंड सीरीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें एपी प्लस जीपी प्लस एचपी तीनों जो टॉपिक्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और एपी जीपी एचपी ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी होते हैं बिकॉज इनका कॉन्सेप्ट्स अलग अलग चैप्टर्स में भी यूज होता है। ठीक है, सो ये अलजेब्रा हम पहले खत्म करते हैं। अलजेब्रा खत्म करने के लिए नियर अबाउट हमको 1 से 1.5 मंथ लगता है ना। 2 साल का सेशन दिया हुआ है, 2 साल में हमको पूरा पढ़ना होता है और 2 साल में हमको रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है और भी बहुत सारी चीजें जो हमको करनी है, टाइम मैनेजमेंट सीखना है। ठीक है, सो नियर अबाउट अलजेब्रा सेक्शन खत्म करने को 2 मंथ्स लगते हैं हमको, 2 से 2.5 मंथ लगते हैं। क्योंकि हम पहली बिल्कुल स्टार्ट करते हैं सेक्शन, तो सेशन को हम धीरे 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 बढ़ाते हैं। पहले पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। पढ़ने का पैटर्न कैसे है कि हम सबसे पहले पूरी थ्योरी पढ़ते हैं। जो सिलेबस गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, एनटीए ने जो दिया हुआ है, पहले हम वो सिलेबस पूरा लिखते हैं, देख लेते हैं और सिलेबस के हिसाब से फिर हम पूरी थ्योरी पढ़ते हैं और थ्योरी के बाद हम बहुत सारे प्रैक्टिस एग्जाम्पल लगाते हैं एंड प्रैक्टिस एग्जाम्पल लगाने के बाद हम प्रीवियस ईयर आईआईटीज के क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। कम से कम 25 to 30 ईयर्स के मैं क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करा के लेता हूँ। इवन जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट से एकदम 25 to 30 ईयर्स के क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करा के लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अलजेब्रा जब खत्म हो जाता है उसके बाद हम जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्री की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तक के बहुत से लोगों को यही नहीं समझ में आया है कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब उनको लगता है कि बस एक सिंपल सा जो 11th 12th का बोर्ड का दिया है बस उतना ही पढ़ा देते हैं। वो ऐसा नहीं है, इसमें 1-2 चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज ये पहला चैप्टर होता है। ये पढ़ना चाहिए बिल्कुल, बहुत अच्छा चैप्टर होता है क्योंकि बेसिक बना देता है और आगे के चैप्टर्स में बड़ी हेल्प करता है। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल मेंस के लिए नहीं है उतना इंपॉर्टेंट, लेकिन एडवांस के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी मैं बाद में आऊंगा फिर से एडवांस के बारे में, क्योंकि अभी ये चैप्टर आया तो उसके बारे में बता दिया। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मेंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। कई बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से क्वेश्चन आया है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बिल्कुल क्वेश्चन आने के बहुत बहुत चांसेस होते हैं यहां से। नेक्स्ट है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, मेरे को ये बात पता है स्टूडेंट्स, आप लोग जब 10th में थे आपने हाइट एंड डिस्टेंस वहाँ पर किया था और ये हाइट एंड डिस्टेंस जो आपने किया था उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन यहाँ पर कर दिया है। अगर आपके 10th का हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको जो 11th में मेंस में जो हाइट एंड डिस्टेंस पूछा गया है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कैलकुलस, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट ये आपका सेक्शन है। ठीक है, कैलकुलस में क्या है ना, बिकॉज ये कैलकुलस इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये तीनों एग्जाम में मिलेगा मेरे को, तीनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये मेरे को बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये मेरे को एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कैलकुलस में सेट्स एंड रिलेशन, फंक्शंस, उसके बाद पढ़ते हैं हम लिमिट्स, उसके बाद हम पढ़ते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन, उसके बाद पढ़ते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, लिमिट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में जो मेन जो टॉपिक होते हैं वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, एंड उसके बाद मैक्सिमा एंड मिनिमा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। कई बार प्रीवियस जेई में एग्जाम में क्या हुआ है, मेंस की एग्जाम में, कि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन से 2-2 क्वेश्चन आ गए हैं, है ना। अभी मैं एंड में बताऊंगा कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल फिक्स है, और नियर अबाउट कैसे क्वेश्चंस का पैटर्न बनता है। उसके बाद इंटीग्रेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मेंस, एडवांस, बोर्ड, सारी एग्जाम के लिए। जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता है वो बिल्कुल याद रखना, उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। सो मैं आप हर स्टूडेंट से ये बोलूँगा, हम इंटीग्रेशन को बिल्कुल 15 to 20 डेज 25 डेज लगाते हैं यहाँ पे पढ़ने में, और उसको बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं और बहुत कंसेप्चुअल पढ़ते हैं यहाँ पे, और कंसेप्चुअली उसको एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं हम। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसमें बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज होती है, बहुत अच्छा चैप्टर होता है। अगर आप इंटीग्रेशन सीख लेंगे आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन भी बहुत ईजी लगने लगेगा। उसके बाद एरियाज ऑफ बाउंडेड रीजन, ये एरिया अंडर द कर्व, ये एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन कर मतलब कि यहां पर हम को कर्व को बांधते हैं और कर्व से एक रीजन को बाउंड करते हैं, और बाउंड करके फिर उसका हम एरिया कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द
इंटीग्रेशन, बहुत अच्छा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है। एंड उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिफरेंशियल इक्वेशन पे बिल्कुल फिक्स एक क्वेश्चन देता है। उसके बाद पढ़ते हैं हम स्ट्रेट लाइंस, और उसके बाद पढ़ते हैं हम सर्कल्स एंड कोनिक सेक्शन। देखिए सर्कल्स एंड कोनिक सेक्शन, एंड सर्कल्स एंड कोनिक सेक्शन पढ़ने के पहले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट लाइन पढ़ना ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको कोई टीचर बोलते हैं कि हम डायरेक्ट कोनिक सेक्शन पढ़ाते हैं, दैट इज रॉन्ग, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कोनिक सेक्शन, ये आप देखिए इस टॉपिक को आप जो 10 से भी 11 की तरफ मूव हो रहे हैं, आपने पढ़ रहा होगा कोनिक। कोनिक मतलब कोन, जो आपने आइसक्रीम खाई होगी कोन वाली, ये जो कोन होता है उसी को हम सेक्शन करते हैं। सेक्शन मतलब कट करना, हम वहां से कट करते हैं तो फिर वहां से कुछ अलग अलग प्रकार के शेप्स निकल के आते हैं। तो उसमें सर्कल भी होता है, आपको याद होगा, देखो कोन का जो ऊपरी वाला पार्ट होता है उसी में सर्कल दिखाई देता है, उसी में से आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है। उसको जब मैं कट करता हूं तो एक शेप इलिप्स का दिखाई देता है, एक शेप पैराबोला का दिखाई देता है, और एक शेप हमको हाइपरबोला का दिखाई देता है। तो इसमें इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, वहां से ये सब चीजें होती है। ठीक है, तो डायरेक्टली कोनिक सेक्शन नहीं पढ़ सकते। कोनिक सेक्शन पढ़ने के लिए पहले आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ना ये बहुत जरूरी है, और उसके बाद सर्कल, एंड फिर आपको कोनिक सेक्शन पता चलेगा, कॉन्सेप्ट बनेगी, स्ट्रांग बनेंगे। फॉर्मूले रट्टा मार के नहीं पढ़ना है, हमको कॉन्सेप्ट बना के पढ़ना है। क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट बना के पढ़ेंगे तो आपका मैथ्स एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, आपको कभी डर नहीं लगेगा। और अगर आप रट्टा मार के पढ़ेंगे, आपने सोचा कि मैंने 4 फॉर्मूले रट लिए, मेरे को क्वेश्चन आ जाएगा, आप ये सोचना ही मत, क्योंकि जेई वाले बिल्कुल आपको रट्टा वाला क्वेश्चन डालेंगे ही नहीं। और ये मत सोचना कि मैंने पूरे पुराने साल के क्वेश्चन कर लिया, अब तो मेरे को इसी में से कोई क्वेश्चन आएगा। पुराने ईयर के क्वेश्चन हम इसीलिए करते हैं बिकॉज हमको उसका पैटर्न समझना होता है। उन क्वेश्चन से हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, और उनका पैटर्न समझ के वहाँ से जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है हम उस पर काम करते हैं। मैं बार बार बोलूँगा, बहुत सी क्लासेस वाले बोलते हैं कि हमने 100 क्वेश्चन करा दिए, हमने 200 क्वेश्चन करा दिए। देयर इज़ नो नीड टू 200 क्वेश्चन। मैं आपसे यही बोलूँगा, अगर आप किसी चैप्टर से 70, 80, 90, 100 MCQ भी करते हो, दैट इज़ इनफ। लेकिन वो 100 MCQs क्वालिटी वाले होने चाहिए, बेसिक लेवल के नहीं होने चाहिए। क्वालिटी MCQs करिए, और हर MCQ में कोशिश करिए कि ये MCQ वो मतलब कि पहला वाला MCQ उसके सेकंड वाले से MCQ से डिफरेंट रहे, डिफरेंट फॉर्मूला यूज हो, डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज हो। सो अलग अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर हमेशा हर MCQ में नए कॉन्सेप्ट्स आने ही चाहिए। अगर हर MCQ में आप अलग अलग कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, आपका चैप्टर, आपके MCQs, आपके फॉर्मूले, बहुत सी जो बातें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर अप होती हुई चलेंगी। इसीलिए मैं बिल्कुल प्रीवियस ईयर के जो 25 to 30 ईयर्स के जो क्वेश्चन कराते हैं, मैं उसमें हर क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करने बोलता हूँ। और मैं हर स्टूडेंट को ये बोलता हूँ कि MCQ को रट्टा नहीं मारना है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके की पॉइंट्स लिखना है, उसके कीवर्ड्स लिखना है, और जब आप रिवीजन करें तो आप वो कीवर्ड्स याद रखना है, और वो कीवर्ड्स की एक अपनी छोटी सी डायरी बनाइए। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, तो इसके जो कीवर्ड्स है, जो की पॉइंट्स है, वो याद रखना है, कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से फिर वो क्लियर हो जाता है। अगेन वेक्टर्स अलजेब्रा, वेक्टर्स में अलजेब्रा जो पार्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सिंपल होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है ये भी। एंड 3 डायमेंशनल, ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3 डायमेंशनल में बहुत से टीचर लोगों को प्रॉब्लम है, बहुत स्टूडेंट लोगों को प्रॉब्लम है, जबकि बहुत सिंपल चैप्टर है। इसको थोड़ा अगर कंसेप्चुअली प्रॉपरली बताया गया तो चैप्टर बहुत अच्छे से हो सकता है और इंपॉर्टेंट चैप्टर बन सकता है। इस चैप्टर से ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है कभी भी, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज ये एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल रीजनिंग। सो इतना टॉपिक आपका सिलेबस अभी मैथ्स का होता है। अब मैं आपको बोलूँगा मेंस के लिए जो स्पेशली 10 से 11 की तरफ मूव हो रहे हैं, वो कौन से चैप्टर बिल्कुल पढ़ो, बिकॉज इन चैप्टर से अभी तक के क्वेश्चन आने के प्रोबेबिलिटी चांसेस बिल्कुल कितने रहे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब आप सबसे पहले एक बार मैं पेपर पैटर्न बता देता हूं कि पेपर पैटर्न क्या होता है। आपके 20 MCQs होते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। 20 MCQs होते हैं और 5 क्वेश्चन आपके होते हैं न्यूमेरिकल टाइप। न्यूमेरिकल टाइप का मतलब होता है कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उस आंसर को आपको वहां पे लिखना है, ठीक है, टाइप करना है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होती है। उसके बाद याद रखिएगा नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है। ये हो गया आपका कितना 100 मार्क का।
है ना, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क, याद रखिएगा ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क। लेकिन निगेटिव मार्क की स्कीम जो होती है, तो देखिए 20 मार्क के एमसीक्यू रहेंगे एंड 20 एमसीक्यू रहेंगे एंड 5 न्यूमेरिकल टाइप रहेंगे। यहां पे निगेटिव मार्किंग भी होती है। अभी निगेटिव मार्किंग किस में होती है? निगेटिव मार्किंग सिर्फ एमसीक्यू में है आपके, ये बात याद रखिएगा। आपको जो ये 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो टाइप है, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है, यहां पे आपको निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 100 मार्क का मैथ्स होता है, सिमिलरली 100 मार्क का आपका फिजिक्स होता है एंड सिमिलरली आपका 100 मार्क का क्या होता है, केमिस्ट्री भी होता है। ठीक है, अब क्योंकि हम मैथ्स की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे सिर्फ मैथ्स की बात बताऊंगा और बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा हर एक चीज़ें। अब देखिए इसके बाद क्या होता है ना, ये जैसा मैंने सिलेबस को लिखा है, मैं इसी ऑर्डर में हम चलते हैं। इस ऑर्डर में अब हम क्यों चलते, इसके ऊपर आते हैं। ठीक है, सो ये हुई हमारी मेंस की बात, है ना। अब हम इस ऑर्डर में क्यों चलते हैं इसलिए बताता हूं, बिकॉज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये एडवांस में भी है। अगर आप अच्छे से देख रहे होंगे तो मैंने ग्रीन टिक्स किए, देखिए हैश बनाई है। जितने भी चैप्टर्स पे मैंने हैश बनाया है, अगर आप अच्छे से देख रहे होंगे, ये वो चैप्टर्स हैं जो एडवांस में हैं, और जिन चैप्टर्स पे हैश नहीं है वो चैप्टर एडवांस में नहीं है। यस करेक्ट, वेरी गुड। इसका मतलब कि एडवांस का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा कम है, उसमें थोड़े चैप्टर्स कम कर दिए गए हैं एज कंपेयर टू मेंस, क्योंकि एडवांस का जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है प्रॉब्लम्स की वो और हाई कर देते हैं वो। ठीक है, इसी के लिए वो जब चैप्टर होते हैं, अब एडवांस के क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ, एक दो एग्जांपल लेके बताता हूँ। एक दो एग्जांपल्स में बताऊंगा कि कैसे बनते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये एडवांस में चैप्टर है परम्यूटेशन बाइनोमियल एडवांस में, कॉम्प्लेक्स नंबर एडवांस में, क्वाड्रेटिक एडवांस में। यानी कि जब 4 चैप्टर हम पढ़ते हैं तो 4 चैप्टर हमारे मेंस के तो हो ही गए, हमारे एडवांस के भी हो गए। ठीक है, उसके बाद डिटर्मिनेंट में पढ़ाता हूं, क्योंकि डिटर्मिनेंट का छोटे मोटे कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स में होते हैं। डिटर्मिनेंट मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो एडवांस के सिलेबस में नहीं है। बहुत से टीचरों को अभी तक के सिलेबस ही नहीं पता अच्छे से। ठीक है, नाउ मैट्रिक्स ये मेंस में भी है, एडवांस में भी है। सीक्वेंस एंड सीरीज एपी जीपी एचपी मेंस में भी है, एडवांस में भी है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, ये चैप्टर आप देख रहे होंगे मेंस में नहीं है, क्योंकि वहां पर आप देख रहे होंगे ग्रीन टिक नहीं है। सिमिलरली सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये 3 ही चैप्टर है जो एडवांस में। तो ये जब 3 चैप्टर आप पढ़ते हो, इनको बहुत अच्छे से करो, जितने हाई लेवल के क्वेश्चंस आप इनसे कर सकते हो करने की पूरी कोशिश करो। यानी आप मेंस तो पढ़ ही रहे हो और एडवांस को भी आपको उस टाइम पे हम पढ़ाते। जब हम मेंस पढ़ते हैं तो मैं साथ साथ ही एडवांस के भी बहुत से न्यूमेरिकल कवर करता हूं, यानी कि मेंस और एडवांस की स्टडी साथ साथ होते हुए चले। मैं स्टूडेंट्स को पहले ही बता देता हूं कि ये चैप्टर एडवांस में भी है। ठीक है, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस अगर आप देख रहे होंगे ये आपको एडवांस में नहीं है। उसके बाद कैलकुलस ये मैं हमेशा बोलूंगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है मेंस, एडवांस, बोर्ड्स तीनों के लिए, बिकॉज ये तीनों में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और मेंस में भी इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं और एडवांस से भी आपको बहुत क्वेश्चन मिलते हैं यहां से। तो देखिए सेट्स एंड रिलेशन अगेन एडवांस में नहीं है, फंक्शन एडवांस में है, लिमिट्स एडवांस में है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एडवांस में नहीं है। जिन पे देखिए ग्रीन टिक मार्क दिख रहा है आपको, हैश का सिंबल दिख रहा है, वही चैप्टर एडवांस में है। डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, अगेन देखिए जो मैक्सिमम मिनिमा है, मोनोटोनिक है, ये सब एडवांस में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड ऑफ द कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसलिए मैं बहुत से स्टूडेंट्स को ये बोलूंगा कि आप अपने कैलकुलस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करिए, बिकॉज कैलकुलस आपको नियर अबाउट 6 to 7 क्वेश्चन देता है मेंस में भी, एडवांस में भी। इसलिए मैं ये सेक्शन में हमेशा बोलता हूं ये इंपॉर्टेंट सेक्शन पकड़ के चलिए। अब आप देखिए आपको अलजेब्रा नियर अबाउट 5 to 6 क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आपको 2 से 3 क्वेश्चन देगा, मतलब देगा। ठीक है, ये पूरे चैप्टर्स मिला के आपको 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, अलजेब्रा के आपको 5 to 6 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपको बिल्कुल 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कैलकुलस से। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से आपको 1 क्वेश्चन मिलेगा, सर्कल्स एंड कोनिक से आपको 1+1 मिलेगा, मतलब कि सर्कल से 1 और कोनिक से 1। सो कोनिक सेक्शन से सिर्फ 1 ही क्वेश्चन आता है, ज्यादा इसको ऊपर ज्यादा फोकस करने की इतनी नीड होती नहीं है। ठीक है, उसके बाद वेक्टर अलजेब्रा से भी आपको 1 क्वेश्चन मिलता है।
3 डायमेंशन से आपको एक क्वेश्चन फिक्स मिलता है और प्रोबेबिलिटी से भी आपको फिक्स क्वेश्चन मिलता है। अब देखिए स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल रीजनिंग, ये जो चैप्टर है ये बहुत इजी होते हैं, इसलिए मैं इसको सबसे लास्ट में पढ़ाता हूँ। ये 2 या 3 लेक्चर में खत्म हो जाता है स्टैटिस्टिक्स, एंड मैथमेटिकल रीजनिंग भी 3 या 4 लेक्चर में खत्म हो जाता है। अब इन चैप्टर्स टोटली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स हैं और बहुत इजी होते हैं ये, इसलिए मैं इसको लास्ट में पढ़ाता हूँ। स्टार्टिंग में इसलिए नहीं पढ़ाता क्योंकि अगर स्टार्टिंग में इजी पढ़ा दिया तो स्टूडेंट्स को होता है कि उनको कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो सकता है और वो कभी कभी कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में भी कन्वर्ट हो जाता है, और ऐसा होता है कि कई स्टूडेंट्स को ये लगता है कि इतना ईजी है, कभी कभी बहुत से स्टूडेंट्स को ये इजी जो चीज़ है वो बोर भी होती है, इसलिए मैं एकदम लास्ट में पढ़ाता हूँ ये। अच्छा, इन चैप्टर से क्वेश्चन आते भी है, कभी कभी नहीं भी आते हैं, तो ये फ्लक्चुएट होते हैं, ठीक है। उसके बाद मेंस में बिल्कुल आपको ये इतने क्वेश्चंस यहाँ से आपको दिखाई देंगे, टोटल 25 क्वेश्चंस होते हैं। बहुत अच्छे से इसको आपको पढ़ना है, डिटेल में जाके पढ़ना है। मैं हर स्टूडेंट से यही बोलूँगा 10th से जो 11 की तरफ मूव हो रहे हैं, जितने जितने चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं जो इम्पॉर्टेंट है वो आप बिल्कुल करके चलिए। देखिए मैं आपको बोलूँगा आप अलजेब्रा से परम्यूटेशन, बाइनोमियल, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, ये बिल्कुल सातों के सातों चैप्टर आप अच्छे से करना। ट्रिग्नोमेट्री से अगर आप सिर्फ मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ट्रिग्नोमेट्री से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज ऑन हाइट एंड डिस्टेंस, अगर आपने एसओटी मतलब कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल नहीं भी किया, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं मैं, एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूं, तो भी आपके क्वेश्चन आपको यहां से कवर अप हो जाएंगे। कैलकुलस से सेट्स एंड रिलेशन उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं होता है जेई मेंस के लिए या एडवांस के लिए भी, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट्स है वो आगे हमको फंक्शन में हेल्प करती है और कई जगह हेल्प करती है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। मगर ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन कभी आता है कभी नहीं भी आया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी मतलब उतनी नहीं है आने की भी और उतनी नहीं है नहीं आने की भी। लेकिन जो बिल्कुल है फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिल्कुल इसको स्ट्रांगली करना क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट्स है आगे भी मिलने वाले हैं मेरे को, ठीक है। उसके बाद लिमिट्स, इस चैप्टर से भी बिल्कुल एक क्वेश्चन फिक्स आता है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्वेश्चन आता भी है कभी नहीं भी आता है, सो चैप्टर है ये, सो इंपॉर्टेंट है। लेकिन डिफरेंशिएशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक क्वेश्चन फिक्स आएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो मैंने आपको बताया था, मैक्सिमम, मिनिमा एंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, बिल्कुल क्वेश्चन आने के चांसेस बनते ही है, 1 से 2 भी आ जाते हैं कभी कभी इससे, ठीक है। क्योंकि जब 30 मार्क्स का पैटर्न था जेई मेंस का तब इससे कई बार 2 क्वेश्चन देखे हैं मैंने। उसके बाद इंटीग्रेशन से बिल्कुल एक फिक्स क्वेश्चन आएगा, डेफिनेट से फिक्स आएगा, एरिया बाउंडेड से फिक्स आएगा एंड डिफरेंशियल से बिल्कुल फिक्स आएगा। देखिए जो फिक्स है 1 2 3 4, ये 5 एंड ये 6 और ये 7, तो इसीलिए मैंने 7 to 8 लगाया है। 7 क्वेश्चन तो फिक्स आएंगे, 8 भी आ सकते हैं, 7 से कम नहीं आएंगे। 7 8 कभी कभी 9 भी हो जाएगा, लेकिन 7 से कम नहीं आएंगे। 7 क्वेश्चन फिक्स आते हैं जेई में। उसके बाद स्ट्रेट लाइन से एक ही आता है, सर्कल से एक आएगा, कोनिक से एक आएगा, वेक्टर से एक आएगा, 3 डायमेंशनल से एक आएगा और प्रोबेबिलिटी से भी एक आएगा ही आएगा। उसके बाद ये ऑप्शनल है, अब पेपर सेट करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कभी स्टैटिस्टिक्स और रीजनिंग के डाल देते हैं, कभी नहीं डालते, कभी सेट्स के डाल देते हैं, तो कभी यही जो चैप्टर्स मैंने बताया इनसे एक आधा क्वेश्चन एक्स्ट्रा डल जाता है। क्वेश्चन जब बनता है मेंस का भी तो वो एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है, वो 2 चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स मिला के क्वेश्चन बनाते हैं और एडवांस में इसी चीज़ को वो और एडवांस का रूप दे देते हैं। 2 से 3 चैप्टर के वो कॉन्सेप्ट्स मिला करके एक क्वेश्चन बनाते हैं, वो और फिल्ट्रेशन ऐड करते हैं। समझ में आ रहा है ना सभी को? अब ये जब से सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, ये बिल्कुल अगर आपको याद होगा, वेब सीरीज अगर आपने देखी होगी, नेटफ्लिक्स पे आती है, कई वेब सीरीज है, तो आपने देखा होगा वेब सीरीज में क्या होता है कि कोई भी एक कैरेक्टर बीच में आता है और उसका फिर स्टोरी होती है एक छोटी सी, उसके बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन होता है, लेकिन उसकी खुद की कहानी फिर नेक्स्ट वाले चैप्टर में हमको देखने को मिलती है। सेम चीज़ें ये भी पूरी एक वेब सीरीज ही है। मैं आपको ये सभी लोगों को ये बोलूँगा, ये पूरे वेब सीरीज की तरह सिलेबस है। जब भी हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं एक आधा कोई कैरेक्टर ऐसा होता है जो नेक्स्ट चैप्टर में हमको फिर से मिलने वाला होता है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल एंजॉय करके पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। बहुत ही सिंपल होता है, अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप इजीली IIT JEE मैथ्स क्रैक कर सकते हो। मैं अगर आप इसी पैटर्न से एक प्रॉपर प्लानिंग से अगर आप फिजिक्स भी पढ़ोगे, केमिस्ट्री भी पढ़ोगे, आप बहुत अच्छे से NIT, और अगर आपने अच्छी पढ़ाई की तो आप
IIT में भी एडमिशन ले सकते हो, लेकिन इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। इसके बाद अब जो बच्चे 11th से 12th की तरफ मूव हो रहे हैं, टाइम कम है, अब क्या क्या उन्होंने पढ़ना चाहिए सो दैट उनकी मेंस क्रैक हो जाए और वो एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाए। मैं आप सभी को ये बोलूँगा कि आप सबसे पहले कैलकुलस को स्ट्रॉन्ग कर लो। कैलकुलस को इसलिए स्ट्रॉन्ग कर लो बिकॉज ये वो चैप्टर्स है जो आपने बोर्ड्स में भी करके रखेंगे, तो ये आप एडवांस मेंस के लिए भी आप इसको कर लो तो आपको हेल्प मिल जाएगी 3 से 4 7 से 8 क्वेश्चंस की। उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से कर लो क्योंकि ये भी आपको बोर्ड्स में पढ़ चुके हैं, आपको यहां से अगेन 2 क्वेश्चन की श्योरिटी मिल सकती है। सेकेंड, सिमिलरली आप वेक्टर्स अच्छे से करके रख लीजिए और आप 3D अच्छे से करके रख लीजिए बिकॉज अगेन ये आपको बोर्ड्स में भी होते हैं, 12 बोर्ड्स में होते हैं, तो आपको अगेन वहां पर हेल्प मिल जाएगी। सो आप देखिए 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे, ये दो यहाँ से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको 2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक से मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने 12 क्वेश्चन का पढ़ाई कर लिया है, मैं आपको अब बोलूंगा अगर अभी भी अगर आप थोड़ा और मेहनत करते हो, 1 घंटे की जगह आप जो 2 घंटा पढ़ रहे थे, 3 घंटा पढ़ रहे थे, अगर आपने उसमें 1 घंटा या 1.5 घंटा और ऐड कर दिया तो आप डेफिनेटली इन चैप्टर्स को करिए जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं फिक्स। आपने अलजेब्रा और कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री ये 3 सेक्शन एंड वेक्टर्स एंड 3D इतना भी अगर आप करके जाते हो जो 11th से 12th मूव हो रहे हैं उनको, और स्ट्रांगली करके जाइए, इतना भी अगर आप अच्छे से करते हो तो आप डेफिनेटली 16 to 17 18 क्वेश्चन आप इजीली वहां पे कर पाएंगे। ठीक है, सो 15 क्वेश्चन भी अगर आपने अच्छे से कर लिया आउट ऑफ 25, आप जेईई मेंस क्रैक कर सकते हो, इवन आपकी एक अच्छी रैंक भी हो सकती है। ज़्यादा के पीछे मत भागिए क्योंकि टाइम कम है, जितना भी पढ़ोगे उसको अच्छे से पढ़ो और उसका जब आप क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है तो उसका आंसर आपको आना चाहिए। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये आप सिलेबस लिख लो। मैं अब आपको यहाँ पे बुक्स के बारे में बता दूंगा कि कौन सी बुक्स लेनी चाहिए मेंस के लिए, एडवांस के लिए। आप एक काम करिए, सिलेबस को आप नोट करके रख लीजिए एक बार पहले। ठीक है, सो देखिए अभी हमने सिलेबस डिस्कस किया, सिलेबस को कैसे पढ़ना है ये बता दिया, ऑर्डर मैंने जो लिखा था वैसे ही पढ़ना है आपको, और मैं तो मतलब हम ऐसे ही पढ़ते हैं यहाँ। दूसरी चीज़, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट थे इसके बारे में चर्चा हो गई, एडवांस के लिए कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है ये भी चर्चा हो गई। अब आते हैं हम मेन इंपॉर्टेंट और एक दूसरी चीज़, बुक्स। कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी बुक्स ले, ये बुक्स है वो बुक्स है, मार्केट में कई प्रकार की बुक्स अवेलेबल मिलेगी, लेकिन मैं आपको एक बहुत प्रॉपर सजेशन दूंगा कि कौन सी बुक्स मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कौन सी बुक सिर्फ एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी बुक आपको मेंस में लास्ट मोमेंट में रिवीजन में हेल्प करेगी। ठीक है, सो देखिए सबसे पहले मैं आप देखिए क्या करना है। सबसे पहले एक जो बुक है RD शर्मा, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, वेरी इंपॉर्टेंट बुक RD शर्मा की, लेकिन ऑब्जेक्टिव वाली। सब्जेक्टिव तो आप लेते ही हो बिकॉज आपको बोर्ड्स की तैयारी करनी होती है। ठीक है, RD शर्मा ऑब्जेक्टिव प्लस टेस्ट सॉल्यूशंस भी, प्लस एक टेस्ट सॉल्यूशन की भी बुक आती है उसकी, जो हर चैप्टर के बाद एक टेस्ट दिया होता है, उसके सॉल्यूशन की एक अलग से बुक आती है। वो टेस्ट में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कवर अप होते हैं। सो मैं आपको बोलूँगा कि वो टेस्ट सॉल्यूशन की भी बुक आप खरीद लो साथ में, इवन पेपर सॉल्व करो, चेक करो कहाँ गलती हो रही है वो टेस्ट सॉल्यूशन में, उससे आपके और क्वेश्चंस एक्स्ट्रा सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब RD शर्मा ऑब्जेक्टिव प्लस टेस्ट सॉल्यूशन के भी पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, अगर आप RD शर्मा सब्जेक्टिव की जो बुक आती है जो बोर्ड्स के लिए यूज़ होती है, जो CBSE से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, वो तो डेफिनेटली खरीदते हैं, तो आप उसको पहले ज़रूर प्रिपेयर करिए एंड उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव पे आइए। दूसरी बात, जो स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, जो भी आपके स्टेट्स हो, आप स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हो तो आप अपने स्टेट बोर्ड की बुक पहले अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आप RD शर्मा की बुक को पढ़िए। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट RD शर्मा की बुक पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो सकता है, या फिर आप अपने कोचिंग मटेरियल जो भी आपके कोचिंग में प्रोवाइड होता है उसको पहले पढ़िए एंड उसके बाद आप RD शर्मा को सॉल्व करिए, उसके ऑब्जेक्टिव प्लस टेस्ट सॉल्यूशंस को सॉल्व करिए। ठीक है, ये RD शर्मा जो बुक्स है ये आपको मेनली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी मेंस के लिए। ठीक है, एडवांस में ये थोड़े बहुत ही कॉन्सेप्ट्स कवर अप करती है, मगर एडवांस ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम इसके भरोसे पे एडवांस आपकी क्रैक नहीं हो सकती, लेकिन मेंस और एडवांस के बहुत से अच्छे कॉन्सेप्ट इसमें कवर अप होते हैं। अगर आप ये बुक को अच्छे से 2 से 3 बार सॉल्व करते हो, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप मेंस बहुत हाई स्कोर से सॉल्व करोगे। इवन
एडवांस भी आप क्रैक कर सकते हो, लेकिन एकदम प्योरली ये एडवांस के लिए नहीं बनी है बुक, ये प्योरली मेंस के हिसाब से ज़्यादा बनी है। एडवांस के भी बहुत से कॉन्सेप्ट इसमें कवर अप किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद अरिहंत पब्लिकेशन, एसके गोयल सर एंड अमित अग्रवाल सर, बहुत अच्छी बुक है ये भी। ये प्योरली एडवांस के लिए बनी हुई ये सीरीज है। इसके टोटल 7 टेक्स्ट बुक्स हैं। आपको 7 टेक्स्ट बुक खरीदने अलग अलग, जैसे मैंने अभी सेक्शन जो चेक किए थे बताए थे आपको, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कोनिक सेक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर्स, तो अलग अलग बुक है। तो ऐसे टोटल 7 टेक्स्ट बुक्स में उसने सिलेबस को सर लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ये बुक एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बुक है, आपको ये एडवांस क्रैक करने में बहुत हेल्प करेगी। मैं ये बोलूँगा कि अगर आप ये बुक्स लेते हो तो आप एडवांस क्रैक कर सकते हो। अगर आप ये बुक सॉल्व करोगे तो आपको डेफिनेटली एडवांस सॉल्व क्रैक हो ही सकता है। उसके बाद सिंगेज बुक्स, सिंगेज की भी टोटल 6 टेक्स्ट बुक्स है, जी थेवानी सर करके है, बहुत बढ़िया बुक्स है और इसमें भी बहुत अच्छे से सिलेबस को कवर अप किया है। बहुत अच्छे प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स हैं, सॉल्व एग्जाम्पल बहुत अच्छे से कवर अप किए हैं। एक्सरसाइज में जो अनसॉल्व प्रॉब्लम है उनका भी बहुत अच्छा लेवल है। ये दोनों जो बुक्स है, सिंगेज सीरीज की बुक्स और अरिहंत सीरीज की बुक्स, ये टोटली एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बुक बनाई गई है। अगर आप प्योरली एडवांस की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मैं बोलूंगा आप एक तो अरिहंत पब्लिकेशन ले लो या तो सिंगेज ले लो। अब आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन कहीं से भी ऑर्डर मत करिए। आप किसी टेक्स्ट बुक के शॉप पे जाइए और वहाँ पर उनसे बोलिए कि जैसे एक कोई भी अलजेब्रा का या कैलकुलस का एक बुक ले लीजिए और एक बुक सिंगेज सीरीज का उठाइए, एक बुक आप अरिहंत सीरीज का उठाइए और कंपेयर करिए आपको कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा फ्रेंडली लग रही है, कौन सी आपको मतलब टेक्स्ट बुक का जो पैटर्न है, आपको जो उसका अपीयरेंस है, किसका ज़्यादा आपको फ्रेंडली लग रहा है, कौन सी ज़्यादा आपको अच्छी लग रही है, उसको आप चॉइस कर लीजिए, ठीक है। लेकिन कोई दोनों में से कोई एक ही चॉइस करना, दोनों चॉइस करने की नीड नहीं है। उसके बाद मेंस के लिए एक और बुक बहुत अच्छी होती है, प्रॉब्लम प्लस इन आईआईटी मैथमेटिक्स, ए दास गुप्ता सर की, बहुत प्यारी बुक है ये। और ये मेंस के इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कवर अप किए गए हैं और प्रैक्टिस एग्जांपल्स भी इसमें बहुत सारे क्वांटिटी में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद ये हुई जो 2 बुक्स है, आर डी शर्मा एंड प्रॉब्लम प्लस इन आईआईटी मैथमेटिक्स, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन आर डी शर्मा के लिए मैं ये भी बोलूँगा कि अगर आप इसको अच्छे से 2 से 3 बार पढ़ते हो तो आप कहीं ना कहीं एडवांस के लिए भी प्रिपेयर हो सकते हो। लेकिन अगर आप प्योरली एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हो तो आप एक तो अरिहंत सीरीज फॉलो करिए या तो सिंगेज सीरीज फॉलो करिए। प्रॉब्लम प्लस इन आईआईटी मैथमेटिक्स, ए दास गुप्ता सर की जो बुक है, ये बुक आपको मेंस के लिए बहुत अच्छे से तैयार करके देगी खुद को और ये सिर्फ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। दूसरी बात, चाहे आप मेंस कर रहे हो चाहे आप एडवांस कर रहे हो, मैं आपसे एक बात जरूर बोलूंगा कि एक 40 ईयर्स वाली जो बुक आती है, चैप्टर वाइज प्लस टॉपिक वाइज, अरिहंत की बुक है ये, याद रखिएगा। 40 ईयर्स के इसमें पेपर सॉल्यूशंस होते हैं। मैं आपको हर वो स्टूडेंट्स को बोलूंगा जो आईआईटी मैथमेटिक्स के लिए या जो आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, आप जो भी आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ये फिजिक्स के लिए भी अवेलेबल है, केमिस्ट्री के लिए भी अवेलेबल है, मैथ्स के लिए भी अवेलेबल है। ये बुक आप बिल्कुल कंपलसरी खरीदिए, ये बुक मैं आपको कंपलसरी बोलूंगा, ठीक है। ये बुक आप कंपलसरी खरीदिए और आखिरी के जो 1 मंथ 2 मंथ्स रह जाते हैं रिवीजन के लिए, उस टाइम ये बुक आपको बहुत हेल्प करती है और ये आपको रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। ये ज़रूर खरीदे कंपलसरी, मैं हर स्टूडेंट से बोलूँगा, ठीक है। उसके बाद अब आपकी बुक्स इतनी सारी हैं, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैं अभी आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आप अपने जो बेसिक चीज़ें, थ्योरी जो है, जो सिलेबस में प्रोवाइड की गई है एनटीए ने, आप उसको कवर करिए। फिर इन बुक्स में से जो भी बुक आप मेंस के लिए पढ़ रहे हो, एडवांस के लिए पढ़ रहे हो, उसमें से आप प्रैक्टिस एग्जांपल्स करिए एंड लास्ट में आप 40 ईयर्स में से मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 20 से 25 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस आप कर सकते हो प्रीवियस ईयर आईआईटी के, वो करिए। और कई बार ऐसा स्टूडेंट्स का एक मिथ बन गया है कि किसी चैप्टर को एक बार पढ़ लेते हैं वो और उनको लगता है कि वो हो गया, ऐसा नहीं है।
मैं आपसे फिर बोलूँगा, आप किसी एक ही बुक के साथ जाइए, 2 बुक मत खरीदिए, कोई भी एक बुक खरीदिए और उस बुक को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कंप्लीट करिए। क्योंकि पहली बार आपको भी पता है, जैसे अगर आपको यहाँ से, मतलब अब हम यहाँ पे वर्धा में रहते हैं, अगर मेरे को वर्धा से बॉम्बे जाना है तो मुंबई जाना है, तो मुंबई जाने के लिए सबसे पहली बार जब मैं मुंबई जाऊँगा तो मैं सिर्फ मुंबई पहुँचूँगा, मेरे को रास्ता याद नहीं होगा। मुंबई बहुत दूर है यहाँ से, तो जब मैं पहली बार मुंबई जाऊँगा रास्ता याद नहीं होगा, सिर्फ मैं मुंबई पहुँचूँगा और मैं एक फील करूँगा कि मैं मुंबई पहुँच गया हूँ। फिर मैं वापस जब दूसरी बार जाऊँगा तो मैं थोड़े चीज़ें याद रखूँगा, अच्छा यहाँ से टर्न था, ओके यहाँ से ये टर्न था। एंड लास्ट में जब मैं तीसरी बार जब मुंबई जाऊँगा तो मेरे को पूरी तरह से रास्ता याद हो जाएगा। जीपीएस का ज़माना है, मेरे को पता है कि हम जीपीएस से डायरेक्ट पहुँच सकते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए मैंने ये चीज़ आपको बताई है कि आपको कम से कम किसी भी बुक को 3 टाइम्स अच्छे से पढ़ना है। आप तभी कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रांग होंगे, डेवलप्ड होंगे। हर चैप्टर को आप मिनिमम 3 बार पढ़ने का ट्राई करिए। मिनिमम हर क्वेश्चंस को, अलग अलग क्वेश्चंस को, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को, अच्छे क्वेश्चंस को आप 3 से 4 बार सॉल्व करिए, तभी आप आईआईटी मेंस एडवांस अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, और अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मेंस एडवांस, ये बुक्स मेंस और एडवांस हमने इतनी इसकी बातें की, मतलब ये एग्ज़ाम क्यों कंडक्ट की जाती है, कि क्यों बोर्ड्स वालों को डायरेक्टली अपॉइंट क्यों नहीं कर लेते, मतलब कि जो भी बोर्ड्स अपने बोर्ड्स के टॉपर है उनको डायरेक्टली क्यों नहीं, मतलब आईआईटी वाले बोलते कि तुम आ जाओ हमारे एडमिशन ले लो। भाई महाराष्ट्र बोर्ड के फर्स्ट 10 टॉपर्स आप आईआईटी बॉम्बे में आ जाओ, यूपी बोर्ड्स के फर्स्ट 10 टॉपर्स आप आईआईटी कानपुर में आ जाओ, दिल्ली बोर्ड्स के टॉपर्स, सीबीएसई के टॉपर्स आप आईआईटी दिल्ली में आ जाओ। मतलब ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, क्यों ये एग्ज़ाम ली जा रही है? देखिए मैं आपको इसका सिंपल सा मतलब समझाता हूँ कि बोर्ड्स और आईआईटी में अंतर क्या होता है। कि देखिए बोर्ड्स में, मैं ये रफ कर रहा हूँ, बोर्ड्स में याद रखिएगा, आप कोई भी बोर्ड्स की बुक ले लो, या कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपकी वो महाराष्ट्र बोर्ड हो, या आपकी वेस्ट बंगाल की हो, या आपकी यूपी बिहार कहीं कर भी हो, सीबीएसई इवन क्यों ना हो, मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, बोर्ड्स में, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, आपको सिर्फ 300 प्रॉब्लम ही सॉल्व करने हैं। महाराष्ट्र बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, आपको सिर्फ 300 प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, और ये 300 प्रॉब्लम्स की आपको प्रैक्टिस करनी है, और बिल्कुल पेपर पैटर्न फिक्स होता है, और ये 300 प्रॉब्लम में से ही क्वेश्चन आने वाला होता है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि एक मैकेनिक होता है जिसको गाड़ी सिर्फ वो ठीक कर सकता है, रिपेयर कर सकता है, वो गाड़ी को इन्वेंट नहीं कर सकता, वो इंजन को बना नहीं सकता, मतलब वो इंजन को डिज़ाइन नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक डिज़ाइन इंजन को वो सुधार सकता है, और उसको उतनी ही ट्रेनिंग मिली होती है। उसको इंजन सिर्फ क्या करना है, रिपेयर करना है। उसको पता है यहाँ से ये खुलता है, उसमें ये पार्ट जाता है, वो पार्ट डालना है, वो पार्ट घिस गया है, उस पार्ट को चेंज कर दो, आपका इंजन तैयार हो गया। लेकिन इंजीनियर क्या करता है, उस इंजन को डिज़ाइन करता है, उसका वर्किंग डिज़ाइन करता है, उसका हर एक चीज़, उसका मैकेनिज्म डिज़ाइन करता है। सो इसीलिए जैसे इंजीनियर ये डिज़ाइन करता है, इसीलिए ये एग्ज़ाम रखी गई है। वो आपको इंजीनियर बनाना चाहते हैं, ना कि वो मैकेनिक बनाना चाहते हैं। इसलिए बोर्ड स्टॉपर को वो लोग नहीं रखते हैं, इसलिए वो एग्ज़ाम लेते हैं, वो आपके दिमाग का टेस्ट करते हैं कि कौन कैसे कम टाइम में कितने अच्छे से जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करेगा और वो उसमें टॉप करेगा। तो ये बात ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर बोर्ड्स का टॉपर है तो वो मेंस में या एडवांस में टॉप ही करेगा। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग चीज़ें, अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग एग्जाम्स है। तो ये 300 क्वेश्चन की आपको बस प्रैक्टिस करनी होती है। मैं आपको बता दूंगा, अगर 300 क्वेश्चन, अगर आपने सोची अगर आप सिर्फ दिन के 10 भी क्वेश्चन करते हो, 10 क्वेश्चन करना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ दिन के अगर आप 10 भी क्वेश्चन करते हो, आप 3 महीने में इजीली बोर्ड्स की पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, 1 मंथ्स में आपकी पूरी बोर्ड्स की पढ़ाई हो जाएगी। 30 10 300, 1 मंथ में आपकी पूरी बोर्ड की पढ़ाई हो जाएगी, 1 मंथ में आपकी रिवीजन हो जाएगी। आप 2 से 3 मंथ में, 2 मंथ्स में, 2 महीने में आप बहुत ही अच्छे से बोर्ड्स की पढ़ाई कर सकते हैं। और आईआईटी को आपको 2 साल दिए हैं। आपको भी ये बात पता है कि कई स्टूडेंट्स तो 8 9 10 से ही फाउंडेशन का कोर्स करते हैं और उसके बाद वो फिर प्रिपरेशन करते हैं। जिन्होंने फाउंडेशन किया है बहुत अच्छी बात है, उनका बहुत पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स फाउंडेशन नहीं करके आए हैं,
उनको भी मैं आपको बोलना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि आप IIT क्रैक नहीं कर सकते, बस एक प्रॉपर प्लानिंग, एक प्रॉपर बुक्स, प्रॉपर मटेरियल, प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर आप पढ़ाई करेंगे, आप डेफिनेटली मेंस एडवांस, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, आप एडवांस भी क्रैक कर सकते हो। अगर आप हमारे से जुड़ते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको मैथ्स में बहुत अच्छी हेल्प करूंगा और आपका मेंस एग्जाम क्रैक करने में क्लियर करूंगा। आप चाहे तो ये बुक्स मैंने अभी रफ कर दिया है, आप ये बुक्स को नोट डाउन कर लीजिए, लेकिन बुक्स कोई भी एक ही खरीदना, 2 बुक्स खरीदना मत, ठीक है? और जो भी बुक्स खरीदते हो उसको कम से कम 2 से 3 बार सॉल्व करना। दैट्स इट फ्रॉम द माई एंड साइड, ठीक है?